सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। कल हमने एक कहानी दिखाई आपको एक स्कूल की। वो ऐसा स्कूल जहाँ पर यह देखा जा रहा है कि एक अवस्था से लेकर के आज की जो अव्यवस्था, यानी कि SCCL का वो स्कूल जहाँ लगातार यह देखा जा रहा है कि वर्ष 2003 के बाद से आज तक SCCL हाई स्कूल के नाम से जाना जाने वाला यह विद्यालय जहाँ काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तब सोचिए कि बिना वेतन के अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा तो कैसे, और एक स्कूल चल रहा तो कैसे। क्योंकि कंपनी के सारे दस्तावेज ये बात कहते हैं कि ये स्कूल सीधा SCCL के द्वारा ही जो है तो चलाया जा रहा था। सारी चीज़ें जो है तो SCCL के अनुसार चल रही थी यहाँ पर। लेकिन कुछ समय का अंतराल रहा होगा और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या समय आया, क्या विपरीत समय आया, उसके बाद से जो है तो यहाँ पर से सारे के सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। यहाँ तक कि SCCL की इतनी बड़ी कंपनी, हमारे यहाँ 2 सिस्टम होता है। 2 सिस्टम में एक हमारे यहाँ का केंद्रीय विद्यालय होता है जहाँ पर बराबर जो है तो SCCL फंडिंग कर रहा होता है। वहाँ पर की सारी व्यवस्थाएं, देख रेख, बच्चों हर तरह का। लेकिन जो खुद की संपत्ति है जिसे SCCL स्कूल के नाम से जाना जा रहा है, उस स्कूल के लिए किसी भी तरह की कोई प्रायोरिटी नहीं और किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं। यहाँ पर की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कई शिक्षक काम करते करते यहाँ पर उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी। वेतनमान मिला हो या ना मिला हो, यहाँ पर वेतन भुगतान ना होने के बावजूद भी लगातार यहाँ के शिक्षकों ने जो है तो अपनी एक उम्र से लेकर, यानी कि कहा जाए कि व्यवस्था से लेकर के अवस्था तक का जो एक सफ़र तय किया, कितनी दयनीय स्थितियों में। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि बिना वेतन कई सारे शिक्षक रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचे और पहुँचने के बाद कई शिक्षक जो हैं तो स्वर्ग सिधार गए, कुछ यहीं हैं और एक लड़ाई लड़ी जा रही है आज। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर गलत तो हो रहा है, और वो जो गलत हो रहा है जो हम सब देख रहे हैं, इस पर हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम आवाज़ नहीं उठाते। मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे ट्रेड यूनियंस को जो है, यहाँ पर के सारे पॉलिटिशियंस को, चाहे किसी भी दल के नेता हों, वहाँ इन्हें थोड़ा सा फोकस करना था और यह दिखाना था, अपना दमखम दिखाना था। आज लोग बाग जो है तो अपने राजनीति का कुर्ता जो है तो साफ करके निकलते हैं, राजनीति के कुर्ते चमकाए जाते हैं। लेकिन क्या इस स्कूल के लिए जो है तो कोई खड़ा होने वाला है या नहीं है? यहाँ पर तरह तरह की जो है तो आज अव्यवस्थाएँ हैं। हमारे जैसी उम्र से जो है तो कभी यहाँ शिक्षकों ने जो है तो काम करना शुरू किया, आज रिटायरमेंट के बावजूद उन्हें आज कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर किसी को अगर आप एक दिन की सैलरी नहीं दे रहे हैं, एक दिन का वेतनमान नहीं दे रहे हैं, तो लोग जो है तो मामले कोर्ट में पहुँचा देते हैं। लेकिन यहाँ 17 वर्षों से यहाँ पर वेतन भुगतान ना होना एक बहुत बड़ी बात है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और मुझे लगता है कि आप सबको, हम सबको, बल्कि हमारे यहाँ के चाहे कोई भी ट्रेड यूनियन हो, नेता मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, हमारे यहाँ के मंत्री भी हों, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है, अनूपपुर ज़िले की बात कर रहा हूँ, इस अनूपपुर ज़िले की धरातल में अनूपपुर विधानसभा एक सबसे पावरफुल, यानी कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा विधानसभा जहाँ हर बार कहा जाए कि मंत्रियों का होना तय होता है। हमारे क्षेत्र से सांसद भी होती हैं, हमारे क्षेत्रों से जो है तो विधायक होते हैं, हमारे क्षेत्र में जो है तो नगर पालिका होती है। लेकिन शायद आज इस विद्यालय के लिए जो है तो किसी के पास समय नहीं है। मैं एक पहल करने जा रहा हूँ, एक पहल इस शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, इस SCCL स्कूल के नाम पर। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। और आगे की जो कहानियाँ हैं, अभी हम इन टीचर्स से, यहाँ पर के शिक्षकों से सुनते हैं कि सारे दस्तावेज होने के बावजूद सिर्फ आज हमें कोर्ट का जो दरवाज़ा है सिर्फ खटखटाना पड़ रहा है। इसके आगे की कोई कहानी नहीं है। लेकिन इस कहानी को अगर गौर से देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें कई सारे विकल्प भी मिलेंगे। लेकिन SCCL कंपनी अगर मानने को तैयार होती है तो। दूसरी बात, शिक्षक, आपको पता ही होगा कि कलेक्टर भी बनाते हैं, शिक्षक ही जो है तो पायलट भी बनाते हैं, और शिक्षक ही जो है तो शिक्षक बनाते हैं, और शिक्षक ही कलेक्टर बनाते हैं। तमाम शिक्षा का एक आधार जहाँ से शुरुआत होती है। हमारे देश का एक नारा होता था कभी कि शिक्षा बच्चों के भविष्य को तय करेगी। लेकिन आज शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को क्या कहा जाए, देखते देखते जो है तो एक उम्र
हमारे भी जो है तो जाती जा रही है। और यहाँ पर का जो हालात हैं उसको देख करके तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था हो या फिर हर वो तंत्र शायद कहीं ना कहीं पर कमज़ोर है। चलिए आगे की ओर रुख करते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कल भी मैंने इस स्टोरी को जो बखूबी यहाँ पर मैंने इन सभी यहाँ पर के लोगों से बात की थी, और आज भी जो है तो जो सारे दस्तावेज हैं आज वहाँ पर हमारे साथ मौजूद लोग हैं, शिक्षक हैं, जो बताएंगे। इसके साथ आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या माहौल। विंध्य प्रदेश जब था यह, तो विंध्य प्रदेश में उस समय जिला शिक्षा अधिकारी नहीं हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते थे। उनके द्वारा एक परमानेंटली मान्यता पत्र जो है 1956 का मई का है, ये प्रमाण पत्र हमारे यहाँ है कि ये प्रदर्शित करता है कि ये विद्यालय कितना पुराना है। मैडम आप जो हैं तो यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? मैं यहाँ पर दिसंबर सन 1976 से कार्यरत हूँ और रोजगार कार्यालय के द्वारा मुझे इंटरव्यू कॉल गया था और उस समय डी कुमार पर्सनल ऑफिसर थे और उन्होंने ही हमारा वो थे और जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल से आए हुए थे और इंटरव्यू में मेरा चयन हुआ था। उस समय आप लोगों को क्या सुविधा मिल रही थी? आपको बताया जैसे कि पीएफ वगैरह। उस समय हमको कॉलरी का वेतन मिलता था जो उस समय 240 रुपये था, जिसमें कि 1 वर्ष के लिए मेरी पीएफ की कटौती भी हुई है, जिसका नंबर A54/1006 ये मेरा पीएफ नंबर था जो कि कॉलरी से अलॉट हुआ था। उसके अलावा भी जो है और ये सारे दस्तावेज हैं। ये उनका पीएफ कटौती वाला पत्र। सर यहाँ पर शुरुआत के दौरान से जो है तो क्या आप लोगों को उस समय नोटिस दी गई थी कि इस स्कूल को जो है हम छोड़ रहे हैं या फिर कभी ऐसा इस स्कूल को बंद करना है? कोई ऐसा क्योंकि आप लोगों को सैलरी बेसिस मिल नहीं रही है कहीं पर, कुछ नहीं, 17 वर्षों से आप लोगों की तनख्वाह नहीं है। सितंबर 2003 तक वेतन हुआ, लेकिन उसके बाद ना किसी ने ये नोटिस दिया, ना किसी ने ये कहा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं या स्कूल को बंद किया जाए। न सोसाइटी ने कुछ कहा, ना कंपनी ने कुछ कहा और विद्यालय चलता रहा। ये जो मैनेजमेंट का काम था यहाँ पर कि किस तरह से जो शिक्षकों की भर्ती करना, जैसे आप दिखा रहे थे उस समय उसके ग्रेड तय हो गई थी कि कौन किस ग्रेड पे आएगा शिक्षकों का। ये कोयला श्रमिकों का नामकरण, कार्य विवरण एवं वर्गीकरण कैटेगराइजेशन वाली पुस्तिका है। इसमें पेज नंबर 37 पे वेतन मंडल लिखा है। वेतन मंडल में स्नातक शिक्षक क्लर्कियल ग्रेड 1 में रहेंगे, मैट्रिक ट्रेंड प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं क्लरिकल ग्रेड 2 में रहेंगे, मैट्रिक आप प्रशिक्षित अनट्रेंड शिक्षक अथवा अनमैट्रिक प्रशिक्षक ट्रेंड टीचर क्लरिकल ग्रेड 3 में रहेंगे, नॉन मैट्रिक अनट्रेंड प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं F कैटेगरी में रहेंगे। ये उसका उस समय का ये माइंस एंड मेटलर्स एजुकेशन का बाइलाज है। एक जीएफ की मीटिंग का भी प्रपत्र है आप लोगों के पास, जिसमें एक सामान्य सी बैठक हुई थी और उस वक्त 57 ये बैठक 3/7/87 को महाप्रबंधक कोतमा जी के कार्यालय में हुआ था, जिसमें महाप्रबंधक, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक, वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक
खान अधीक्षक श्री पांडे जी, SK जैन कल्याण अधिकारी कोतमा कॉलोनी, RP सिन्हा इंजीनियर सिविल कोतमा कॉलोनी, AK दास गुप्ता RKKMS, रमजान अली RKKMS, दुर्गा प्रसाद, भूखन सिंह के JL गरेवाल स्कूल की तरफ से, SC सिन्हा, VS सिंह चंदेल और शिवराज दत्त त्रिवेदी जी। ये मीटिंग का ये एजेंडा है और इस एजेंडे में स्कूल के रनल जी ने स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें की, मीटिंग हुई और उसमें शिक्षकों की नियुक्ति ये 5 नंबर पे दिया हुआ है। ये 5 नंबर पे ये पेपर है, उसमें लिखा हुआ है कि स्कूलों के अध्यापन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने बाद यह निर्णय लिया गया है कि यह कार्य महाप्रबंधक के संरक्षण में 31 जुलाई 1987 तक पूरा कर लिया जाएगा और पूर्ण कार्यवाही महाप्रबंधक के कार्यालय में होगी। इस बाबत कोई भी निर्णय परिवर्तन महाप्रबंधक जमुना कोतमा क्षेत्र के विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। तो जब स्कूल में टीचर्स की भर्ती के लिए जब मीटिंग के लिए वो हुआ है, इनके GM साहब के कार्यालय से हुआ है, इसका मतलब ये है कि स्कूल की सभी व्यवस्था जो उनका कंट्रोल था वो GM साहब के अंडर में, जमुना कोतमा क्षेत्र के अंडर में ही था। और ये मीटिंग जो है 87 की है, 87 की मीटिंग है और इसमें तो जो जिन टीचरों को भर्ती किया गया है, जैसे 89 में 90 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, 87 में मेरा भी हुआ है, 87 में सर का हुआ है। GM ऑफिस से ही टीचर्स का वांट निकला था और वहाँ जा करके हमने वहाँ पे इंटरव्यू फाइट किया। उसके बाद 87 में ही राघवन साहब के ज़माने में ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और सब GM कार्यालय के जो फाइनेंस अफसर, डिप्टी GM ये लोग हम लोग के इंटरव्यू लिए थे। और उसके बाद अच्छा, किन किन विद्यालयों को जो है तो आज से कहा जाए कि उस वक्त तक जो है तो पुराना संगठन, क्योंकि ये स्कूल तो आपका SCCL का है, SCCL के नाम से पूरा स्कूल चल रहा है, तो फिर कहाँ पर दिक्कत आई? दिक्कत क्या हुआ, जब सेम वर्क सेम वेजेस के लिए हमने कोर्ट में याचिका दायर की और ऐसे ही प्रॉब्लम SCCL में कई जगह थी, जैसे कोरबा में थी। कोरबा वाले में तो मैडम एक रजनी प्रतिभा लॉरेंस थी और उन्होंने सिंगल बेंच में जबलपुर हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ था, 91 में फाइल किया हुआ था। उन्होंने सिंगल बेंच से भी जीता, डबल बेंच में भी मैनेजमेंट गई तो मैनेजमेंट हार गई, डबल बेंच से भी जीती। और मैडम जब मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट गई तो मैडम वहाँ भी जीती, उनको NCWA के वेजेस पेमेंट हुए, उनको NCWA के वेजेस पेमेंट हुए और मैडम को पूरा का पूरा तनख्वाह जितनी उनकी पेंडिंग थी 91 से लेकर उनको पेमेंट की गई। अब हमारे पीछे ये नहीं समझ में आता कि प्रबंधन क्या सोचती है, विद्यालय के बारे में क्या सोचती है, हमारे बारे में क्या सोचती है। बहुत बड़ा प्रश्न आता है यहाँ पर कि अगर प्रबंधन को जब हाथ खींचना था तो फिर उन्होंने स्कूल बंद क्यों नहीं किया? प्रबंधन ने तो टीचर्स की कमी के कारण हमको नियुक्त किया। अब ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने जो टीचर्स का ट्रांसफ़र किया, अपने SCCL के एम्प्लॉय के टीचर्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये चिट्ठी है मेरे पास, श्री DR पांडे, श्री गढ़ेवाल, श्री LD रावलकर जी का यहाँ पे डिप्टी CPM का चिट्ठी है और उन्होंने ट्रांसफ़र किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्यून और स्वीपर्स का भी ट्रांसफ़र किया। ये DR पांडे जी का ज्वाइनिंग चिट्ठी है, इसमें लिखा हुआ है वो SCCL हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अब जब ये मनसा नहीं समझ में आई कि उन्होंने इनका ट्रांसफ़र क्यों किया, जबकि इन्हीं की कमी के कारण हमको उन्होंने भर्ती किया एजुकेशन सोसाइटी बना के, तो उनकी जो समझ में ये आ रहा है कि जो हमने केस फाइल किया हुआ है सैलरी के लिए या सेम वर्क सेम वेजेस के लिए, तो उसी का बदला जो लेना है उनको, मतलब कि उनको ये बात पची नहीं कि हम शिक्षक जबलपुर हाई कोर्ट चले गए अपने सैलरी के लिए। अब हम काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे थे,
सर जो मामला है कितने वर्षों से चल रहा है लगभग कोर्ट में? 89 में तो सेम वर्क सेम वेजेस के लिए केस फाइल किया गया था, और जब ये लोग सैलरी के लिए जब बहुत तंग करने लगे तो 96 में हमने सैलरी के लिए केस फाइल किया हुआ है सिंगल बेंच में, जिसमें हम जीते भी थे। उसमें उन्होंने कहा कि आप SECL एम्प्लॉय हैं और आपको जो आपके कमिटमेंट है MP स्टेट गवर्नमेंट, वो आपको SECL पेमेंट करेगी। तो पेमेंट हुई कि नहीं? पेमेंट तो उस समय की तो हो गई, कोर्ट से मैं था, आदेश था, इंट्रीम रिलीफ भी पहले मिली हुई थी। 2003 तक हुई है और ये फैसला आया 2007 में, तो हमको तो पेमेंट नहीं मिली ना। 2003 तक क्या है, 2003 तक, सितंबर 2003 तक वेतन हुआ हमारा। अब कोर्ट का फैसला आया 2007 में, अगस्त में, सिंगल बेंच का। लेकिन ये उसके विरुद्ध चले गए डबल बेंच में और वहाँ से स्थगन ले लिए। डबल बेंच का जो फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें वो उन्होंने उस फैसले को नहीं मान्य किया, तो उसके चलते हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये लड़ाई कुल मिलाकर खींचती चली जा रही, सिर्फ खींच रही है। हाँ, ये पूरी तरीके से मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार हनन का मामला है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है, इसमें सीधे सीधे हमारे अधिकारों का हनन किया गया और हम लोगों को अधर में छोड़ा गया। अगर इनको स्कूल नहीं चलाना था, बंद करना था, तो हमको नोटिस देना था, विद्यालय में ताला बंद करना था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। कुछ नहीं किया। और स्कूल अभी तक चल रहा है। हाँ, स्कूल चल रहा। हम बाकायदा पत्र लिखते हैं, वेतन की मांग करते हैं, लेकिन एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन वो सब्सिडी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो पेमेंट नहीं होगा। क्योंकि एक स्कूल और होता है कि सेंट्रल स्कूल, वहाँ SECL जो है तो बराबर फंडिंग कर रही है सर, जो है SECL तो और भी बहुत सारे अगर स्कूल हैं जो फंडिंग कर रही है। ये केंद्रीय विद्यालय का है, जो SECL ने केंद्रीय विद्यालय जमुना कोतमा में, जमुना कॉलोनी में बनाया हुआ है। SECL की खुद की अपनी बिल्डिंग पे बनाया हुआ है, और उनको जो ग्रांट है, उनको ईयरली ग्रांट है, ये ग्रांट है उनको दी जाती है। उनको हर महीने सैलरी पेमेंट होती है, उनके रहने का और उनकी पूरी व्यवस्थाओं को SECL प्रबंधन देखती है। यहाँ तक कि वहाँ के जो संरक्षक हैं वो GM महोदय हैं, GM महोदय हैं जो वहाँ उस कमेटी के SMC के संरक्षक हैं, और उनको हर महीने तनख्वाह दी जा रही है। एक छोटा सा प्रश्न है सर शिवराज सर, जब यहाँ पर कमेटी गठन हुई तो कमेटी गठन से पहले तो कमेटी होती नहीं थी, पहले तो कंपनी थी। कंपनी के लोग ही तो कमेटी में थे। SMC जो थी स्कूल की, तो वो 56 से थी। ACC के ज़माने में भी स्कूल प्रबंधन समिति थी जो स्कूल को देखती थी, उनके एम्प्लॉय होते थे, उसके बाद भी प्रबंधन देखती थी, स्कूल के कार्यों को देखती थी, और वही प्रक्रिया अभी भी चली आ रही थी। ये तो एक स्कूल की मान्यता के लिए एक नियम होता है कि 9वीं 10वीं की मान्यता लेना है या स्कूल की मान्यता लेना है, उसके लिए एक कमेटी चाहिए। तो कमेटी तो स्कूल की मान्यता के लिए थी, लेकिन जो हमारा अपॉइंटमेंट होता था वो महाप्रबंधक कार्यालय के थ्रू होता था, यहाँ उनकी जानकारी में होता था। उनको मालूम है कि SECL स्कूल में इन टीचरों की नियुक्ति हो गई है, तो हम तो SECL एम्प्लॉय के साथ पढ़ाते थे ना, कोई अलग से SECL एजुकेशन सोसाइटी का स्कूल नहीं है, हम SECL एम्प्लॉय के साथ पढ़ाते थे। तो स्कूल तो SECL का है, पूरा कंट्रोल जो है SECL का है, इसमें स्कूल इनका है, इनके एम्प्लॉय के साथ हम काम करते थे। तो जब इनके एम्प्लॉय के साथ हम काम करते थे तो ये स्कूल तो इन्हीं का है, कोई SECL एजुकेशन सोसाइटी का कहीं से स्कूल नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये हमको परेशान करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरह ये टीचर स्कूल छोड़ के भाग जाएं, तो ये तो बड़ा दिक्कत है कि हमको बगैर तनख्वाह के यदि आप चिट्ठी दे के भी भगाएंगे तो
तो चिट्ठी दे के भगाएंगे तो समझ में आता है कि आपने हमको बताया कि ये आप स्कूल बंद कर रहे हैं, आपकी ये सैलरी है, आप लीजिए। यहाँ पर ना तो स्कूल बंद हुआ और ना ही सैलरी मिली। हाँ, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई वो नहीं है। मैडम 76 से काम कर रही हैं, 62 साल की उम्र तक मैडम ने काम किया। रमा जी भी हैं उनके साथ, बहुत सारा हमारा स्टाफ है जो काम किया। तो सवाल ये है कि हमारा सैलरी कौन देगा? मैम जब आप लोगों की भर्तियाँ हुई यहाँ पर तो उस वक्त कितने टीचर थे? उस समय 13-14 टीचर थे उस समय। ये 93 का पेपर। ये विद्यालय 8th तक था जो कि पूरा SCCL चलाती थी, और जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है तब भी आपको जैसा कि बताया कि SCCL के मैंने उनके प्रबंधन द्वारा ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर प्रबंधन की ही एजुकेशन सोसाइटी बनी थी, तो वो तो कॉलेज का ही स्कूल कहलाएगा। जब पर्सनल ऑफिसर अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है, अपॉइंटमेंट कॉल हमको गया यहाँ से, तब हम आए यहाँ पर, तो हम तो वर्कर तो SCCL के ही कहलाएंगे। ये रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी का वो है, आदेश है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो स्कूल है SCCL के द्वारा संचालित है। तो SCCL के द्वारा संचालित है तो SCCL एजुकेशन सोसाइटी का जो मेंबर हैं वो उसी बायलॉज के तहत रहेंगे, कोई भी उसमें फेरबदल नहीं की जा सकती है। तो हम लोग तो उम्मीद करते थे, हमने उनको ये हमारे उनको रिसिप्ट भी है, GM साहब के कार्यालय में रिसिप्ट भी है, हमारे एडवोकेट हैं पाठक जी, उन्होंने चिट्ठी भेजी थी रजिस्ट्रार के इस आदेश को कि भाई यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसको यहाँ पे फिर से वो किया जाए, गठन किया जाए, ताकि इस विद्यालय ठीक ठाक से बढ़िया चल सके। लेकिन इसके बावजूद भी हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी और रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद भी प्रबंधन यहाँ पे किसी भी प्रकार की समिति को गठन नहीं कर रही है। एक ये पत्र है, इसको यहाँ से सवेरिया मैनेजर ने, कोतमा सवेरिया ने 5 मार्च 1978 को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शहडोल को लिखा था, जिसमें लिखा है चेंज ऑफ द नेम ऑफ जूनियर हाई स्कूल कोतमा कॉलेरी। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट ACC जूनियर हाई स्कूल कोतमा कॉलेरी हैज बीन टेकन ओवर बाय WCL एडमिनिस्ट्रेशन इन 1973 आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस एक्ट, but its Hans has not done change till date. Since the ACC management is not at all the pleasure, you are requested to kindly arrange to change its name on under for administrative reason. जूनियर हाई स्कूल कोतमा कॉलेरी और सिग्नेचर है सवेरिया मैनेजर कोतमा सवेरिया। इससे ये पता चलता है कि ये टेकन ओवर स्कूल है। इसके अलावा 28/4/1993 में एक पत्र लिखा गया, श्रीमान उपसंचालक शिक्षा शहडोल, विषय SCCL हाई स्कूल के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के मान्यता विषयक संदर्भ पत्र क्रमांक विद्यालय 1 मान्यता 19/93/068 दिनांक 8 अप्रैल 93 के संदर्भ में महोदय विषय अंतर्गत लेख है कि यह विद्यालय 1956 से संचालित विंध्य प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह विद्यालय तब से कोतमा कॉलेरी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालन किया जाता है और 100% वह कॉलेरी प्रबंधन विद्यालय का वहन करता है। ये 93 का पत्र है।
उपरोक्त तारतम्य में निवेदन है कि विद्यालय को मान्यता स्थायी करने की कृपा करें। उप कार्मिक प्रबंधक कोतमा कालरी। जो बात सर इतने सारे दस्तावेज हैं, सब कुछ है, इतना पुख्ता प्रमाण होने के बाद आप SCCL क्या कह रहे हैं? SCCL तो इसको अपना स्कूल मानने को तैयार ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, उनके मन में कुछ तो चल रहा होगा, क्यों नहीं मान रही। छोटा सा सवाल करना चाहूँगा सर इसमें। आप थोड़ा सा स्कूल के मसले से हटते हैं और स्कूल को बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे इस क्षेत्र में तमाम ढेर सारे नेता भरे पड़े होते हैं, चाहे ट्रेड यूनियन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तरह तरह के नेता। तो क्या सर कभी किसी को ऐसा नहीं लगा कि हमें जो है तो इस स्कूल को फोकस करना चाहिए या इसके बचाव में जो है हमें खड़े होना चाहिए? बचाव क्या? कहीं बात रखी होगी? नहीं, बचाव क्या करेंगे? विद्यालय के ग्राउंड है, नगर पालिका अनऑथराइज रूप से कब्जा कर ली है, वहाँ बाजार बना दी है। विद्यालय का ग्राउंड है, बच्चे वहाँ खेलते थे हैं। तो यहाँ के नेताओं को क्या कहें? यहाँ के नेता तो सिर्फ अपने जेब भरने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ के जो यूनियन लीडर पहले थे वो प्रत्येक अपना अपना एक विद्यालय गोद ले लिए, और गोद लेने के बाद उनको एजुकेशन सब्सिडी के नाम पर पैसा दिलाते थे, और फिर उस पैसे से आधा पैसा खुद रखते थे, आधे से ज़्यादा। इस तरीके का तो यहाँ काम हुआ है, जिसमें बहुत से यूनियन लीडर्स के ऊपर कार्रवाई भी हुई। अधिकारी भी इसके फंड को रोक करके उसका दूसरे लोग एडवांटेज लिए उस फंड का। और ये मैनेजमेंट की मिली भगत से हुआ, बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता था। यहाँ आप लोगों की जो है तो सैलरी की प्रॉब्लम है, इधर फंड जो है तो कहीं और जा रहा होता है। नहीं, अब SCCL प्रबंधन तंत्र का रवैया देख लीजिए। ये हमारे केस में लड़ने के लिए दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को जबलपुर बुलाते थे, उनकी 4 लाख फीस होती थी। वो हवाई जहाज़ से आते थे, हवाई जहाज़ से जाते थे, और 25 बार ऐसा किए हैं। अरे अगर आप उसी पैसे को हम तीसरों को सैलरी देते तो हमारा तो सैलरी आज तक हो गया होता। कई लोग सर यहाँ से रिटायर भी हो गए होंगे, कई लोग ख़त्म भी हो गए। रिटायरमेंट की तो बात अलग है भाई, जब यहाँ कोई कमेटी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है तो रिटायरमेंट कौन करेगा? 22 मास्टर थे, अब 22 में अब 2 बचे हैं। तो उनका सैलरी वगैरह मिली कि नहीं मिली उनकी? नहीं मिली, किसी की नहीं। 2003 के बाद किसी भी टीचर की सैलरी नहीं मिली है। अच्छा, कंटिन्यूअस जो सिस्टम चल रहा है? हाँ, कंटिन्यू बंद है। वहाँ से जो SCCL से जो हमारे स्कूल के लिए ग्रांट आता था वो 2003 के बाद बंद हो गया। ये पेपर है, ये स्कूल का बजट का पेपर है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल का सालाना बजट टीचर्स का इतना है। इसमें सभी यूनियन के जो हैं पदाधिकारी हैं उनका साइन है, और इसमें लिखा हुआ है कि JCC जमुना कोतमा क्षेत्र के श्रम संघ प्रतिनिधि उपयुक्त प्रस्ताव से सहमत हैं। उक्त धनराशि अविलंब स्वीकृत और विद्यालय को तुरंत प्रदान करने हेतु अनुशंसा करते हैं, ताकि शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाए, जिन्हें पिछले 5-6 महीने से वेतन भुगतान धनराशि के अनुपलब्धता के कारण नहीं हुआ। तो हमको तो जो मिलती थी सैलरी मिलती थी, जो ये पैसे देते थे उससे पूरी हमारी सैलरी होती थी, और सभी ट्रेड यूनियन को मालूम है कि ये हम इनको ग्रांट देते हैं, तभी इनको तनख्वाह मिलती है। तो सभी ट्रेड यूनियन और यहाँ पे सबका साइन है, कार्मिक प्रबंधक सबके साइन है। तो इन सबको मालूम है स्कूल की स्थिति के बारे में, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये कदम नहीं उठाते हैं। ये पीछा छुड़ाना, आप जो मैं एक बार बताऊं आपको, हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था, और दीपक मिश्रा उस समय यहाँ पर जज थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने बार बार वकील को कहे, SCCL के वकील को, कि तनख्वाह तो देना ही पड़ेगा, जबकि वो वकील बोलते थे कि सर हम देते हैं ग्रांट। फिर पता नहीं किस कारण से बंद कर दिया गया। जज साहब बोला करते थे, बार बार रिपीट कर रहे थे कि आपको तनख्वाह टीचरों को देना ही पड़ेगा, तो वो उन्होंने बोला कि नहीं हम ग्रांट देते हैं। तो पता नहीं किस चैनल में कहाँ से ये घुमा करके इसको अचानक बंद किए,
ये पता नहीं चल रहा है। सर अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? न्याय की शरण में है। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं आज नहीं तो कल हमको न्याय मिलेगा और इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। मैम आपको क्या लगता है? उम्मीद तो पूरी रही है, क्योंकि जब फर्स्ट बेंच हम लोग माननीय अजीत सिंह जी के कोर्ट में विजय श्री प्राप्त हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तो उम्मीद तो न्यायालय से है कि शायद हम शिक्षकों की दशा देखकर वो हमारी सैलरी दे दें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो स्कूल 2 टीचर भर रह गए हैं। लेकिन न्यायालय से ये उम्मीद है कि वो हम सभी शिक्षकों को, जो कि हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की फुल फैसिलिटी दी जाएगी और उसी के अनुसार वेतन दिया जाएगा। तो कोर्ट से ये आशा करते हैं कि वो हमें पूरा अपना वेतन दिलाने की कृपा करेंगे। मैं तो सभी ट्रेड यूनियन से भी प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे परिवार की स्थिति को देखते हुए, जिस बदहाली से हमारा परिवार गुजर रहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जहाँ पे भी सुन रहे हों या देख रहे हों, हमारे कम से कम 2 सितंबर 2003 से जो वेतन अप्राप्त है 18 सालों से, उसको दिलवाने की कृपा करें, क्योंकि उस कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों में वो लड़ते रहते हैं मेरे प्रबंधन से। तो मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि वो भी हमको हमारे लिए लड़े, हमको वेतन किसी तरह भी हमारे वेतन का भुगतान हो, ताकि हमारा परिवार कम से कम ठीक से रह सके, खा सके। और जितने भी NGOs हैं या जो भी हमारे अधिवक्ता हैं जिन्होंने जो ये इस चैनल को देखेंगे या इसको देखेंगे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे लिए कुछ करें, कुछ सोचें, ताकि हमारा परिवार, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, जो प्रभावित हो रही है, वो बच सके। और ये विद्यालय भी किसी तरह प्रबंधन के जो ये षड्यंत्र है उससे भी इस विद्यालय को बचाया जा सके। 1948 का विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है, बहुत अच्छी प्यारी बिल्डिंग है, सिस्टमेटिक बिल्डिंग है, और इस विद्यालय को कैसे बचाया जा सकता है, तो ये भी उनको सोचना पड़ेगा सभी को। क्या है कि यहाँ पर जितने भी अध्यापक हैं काफ़ी लगन से, मेहनत से अभी तक कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाई में जो शिक्षा का जो स्तर है कभी भी गिरने नहीं दिए। लेकिन आज हम लोग आशा और विश्वास पर ये कायम करके अपना मजदूरी मन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा हम कई ठो एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं कि भाई किसी की मजदूरी नहीं मारी जाती है। तो उसी आशा विश्वास पर हम लोग अभी तक टिके हुए हैं कि हमने काम किया है और कर रहे हैं। तो निश्चित है कि जो है सरकार इसका एडवांटेज हमको मिलेगा और देना चाहिए।